नमस्कार। कभी आपने ये गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे वो कोई खुशी का पल हो या दुख की घड़ी, कोई हमारी आदत हो या फिर अचानक से आया कोई विचार, ये सब ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हर चीज किसी न किसी कारण से जुड़ी है, एक पूरी चेन है। बिल्कुल, जैसे सब कुछ कारणों की एक बहुत जटिल श्रृंखला का हिस्सा हो। बुद्ध ने भी इसी गहरे सत्य को समझाते हुए एक बहुत सुंदर बात कही थी, इदम सती इदम होती, इदम असती इदम न होती। जी, जिसका अगर सरल भाषा में मतलब निकालें तो इसके होने पर ये होता है, इसके न होने पर ये नहीं होता। सीधा सा कारण कार्य संबंध, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, और ये कोई मतलब किस्मत का खेल या कोई रहस्यवाद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा और तार्किक सिद्धांत है। और कमाल की बात यह है कि ये हजारों साल पुराना विचार है, लेकिन आज के विज्ञान से भी काफी मेल खाता है। बिल्कुल, और आज हम इसी कनेक्शन की गहराई में उतरेंगे। बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद यानी निर्भर उत्पत्ति और आधुनिक विज्ञान में जो कारण कार्य के रिश्ते हैं, उनकी पड़ताल करेंगे। हमारे पास बुद्ध और विज्ञान, कार्य कारण का संबंध जैसे स्रोतों से मिली कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में जो कॉज़ैलिटी है, कारण कार्य का सिद्धांत, ये तो एकदम बुनियादी नियम है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हर घटना, हर फिनोमेना के पीछे कोई ना कोई वजह होती ही है। जैसे मान लीजिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये एक कारण, तापमान और प्रभाव, उबलना का नियम है। या फिर बीज से पौधा उगता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं। विज्ञान मूल रूप से इन्हीं पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अगर ये इनपुट होगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, और इसी आधार पर वो भविष्यवाणी भी करता है। सही, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, इनपुट आउटपुट। बिल्कुल, और बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही, लेकिन शायद एक अलग नजरिए से एक सिद्धांत दिया था, प्रतीत्य समुत्पाद या निर्भर उत्पत्ति। ये क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद पाली भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है निर्भर होकर उत्पन्न होना। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो, कोई मानसिक अवस्था हो या कोई घटना हो, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब सब कुछ किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल, हर चीज, हर घटना, हर अनुभव किसी दूसरी चीज या स्थिति पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होता है। कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है। जैसे आपने पौधे का उदाहरण दिया था, पौधा उगने के लिए बीज चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी, हवा, धूप, ये सब कारण या स्थितियां हैं। इनमें से एक भी ना हो तो वो प्रभाव यानी पौधे का उगना नहीं होगा। बुद्ध ने सिद्धांत का इस्तेमाल खास तौर पर दुख के चक्र को समझाने के लिए किया था। उन्होंने इसके लिए 12 कड़ियों की एक श्रृंखला बताई, जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं। 12 कड़ियां, वो कौन कौन सी? पूरी लिस्ट शायद अभी बहुत डिटेल हो जाएगी, लेकिन उसका आइडिया महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला शुरू होती है अविद्या से, यानी मूल अज्ञान या वास्तविकता की गलत समझ से। इस अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं, यानी हमारी मानसिक आदतें या प्रवृत्तियां। फिर संस्कार से विज्ञान यानी चेतना उत्पन्न होती है। ओके। चेतना से नाम रूप यानी मन और शरीर का संयोग बनता है। फिर षडायतन यानी 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन। इंद्रियों से स्पर्श होता है, बाहरी दुनिया से संपर्क। स्पर्श से वेदना यानी अनुभव या महसूस करना, सुखद, दुखद या तटस्थ। वेदना से तृष्णा पैदा होती है, इच्छा, चाहत या क्रेविंग। अच्छा, ये तृष्णा वाली कड़ी अहम लगती है। हाँ बहुत, क्योंकि तृष्णा से उपादान यानी आसक्ति या पकड़ पैदा होती है। हम चीजों या अनुभवों से चिपक जाते हैं। उपादान से भव यानी बनने की प्रक्रिया या अस्तित्व में आना। भव से जाति यानी जन्म होता है, और जन्म के बाद अनिवार्य रूप से जरा, मरण यानी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आते हैं, जो कि दुख का मूल स्वरूप है। बाप रे, ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन, एक चीज दूसरी को खींच रही है। बिल्कुल, हर कड़ी पिछली कड़ी पर निर्भर है और अगली कड़ी को जन्म देती है। जैसे साइकिल की चेन की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक घूमती है तो बाकी सब घूमती है। यही दुख का चक्र है जो अविद्या से शुरू होकर जरा मरण तक चलता रहता है। ये वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है।
और आप कह रही थी कि ये आज के विज्ञान से मिलता है, कैसे? ये तो बहुत दार्शनिक लग रहा है। हाँ, ये दार्शनिक है, लेकिन इसका ढांचा आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक है, खासकर जब हम सिस्टम्स थिंकिंग की बात करते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग, वो क्या है? आजकल विज्ञान, चाहे वो बायोलॉजी हो, इकोलॉजी हो या समाज विज्ञान हो, चीजों को अलग थलग देखने के बजाय एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखता है। जैसे हमारा शरीर एक सिस्टम है जहां दिल, दिमाग, फेफड़े सब जुड़े हैं। बिल्कुल। या जैसे एक जंगल का इकोसिस्टम जहां पेड़, जानवर, मिट्टी, पानी सब एक दूसरे पर निर्भर है। सिस्टम्स थिंकिंग यही कहती है कि किसी एक हिस्से को समझने के लिए पूरे सिस्टम को और उसके आपसी संबंधों को समझना जरूरी है। और आप कह रही हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद भी ऐसा ही है? हाँ, काफी हद तक। प्रतीत्य समुत्पाद को आप एक तरह का प्राचीन सिस्टम्स बायोलॉजी ऑफ माइंड कह सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारे दुख, ये सब अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक जटिल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और ये सिर्फ बायोलॉजी या इकोलॉजी तक सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ दिखता है ये कनेक्शन? न्यूरोसाइंस और व्यवहार विज्ञान में देखिए। दिमाग और बर्ताव, उसमें कैसे? देखिए, हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, गुस्सा, खुशी, डर, ये सब कहाँ से आते हैं? दिमाग से। केमिकल लोचा टाइप। हाँ, एक तरह से। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ये सब हमारे दिमाग में होने वाले जटिल न्यूरोकेमिकल प्रोसेस का नतीजा है। न्यूरॉन्स के बीच सिग्नलिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन का रिलीज होना, और ये प्रक्रियाएं हवा में नहीं होती। ये हमारे पिछले अनुभवों, हमारी सीखी हुई आदतों, हमारे माहौल, यहाँ तक कि हमारे जेनेटिक्स पर भी निर्भर करती हैं। मतलब यहाँ भी कारण कार्य चल रहा है। पिछला अनुभव, दिमागी सर्किट, वर्तमान भावनाएं, विचार। बिल्कुल। जैसे वो तृष्णा वाली कड़ी थी प्रतीत्य समुत्पाद में, तीव्र इच्छा या क्रेविंग। हाँ। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि क्रेविंग अक्सर डोपामीन पाथवे से जुड़ी होती है। जब हमें किसी चीज से आनंद मिलता है, मान लीजिए मीठा खाने से, तो डोपामीन रिलीज होता है। दिमाग इसे रिवॉर्ड की तरह याद कर लेता है। अच्छा। अगली बार जब वैसी ही स्थिति आती है या उसकी याद आती है, तो दिमाग फिर से वो डोपामाइन हिट पाने के लिए तरसता है। यही क्रेविंग है। ये भी एक कारणकारी श्रृंखला है। पिछला सुखद अनुभव कारण, दिमागी रास्ते का मजबूत होना, वर्तमान में तीव्र इच्छा प्रभाव। ये तो बिल्कुल प्रतीत्य समुत्पाद की वेदना, अनुभव, तृष्णा, इच्छा, उपादान, आसक्ति वाली कड़ी जैसा लग रहा है। हाँ, काफी समानता है। दोनों ही दिखा रहे हैं कि हमारी इच्छाएं और आसक्तियां यूं ही नहीं पैदा होती। उनके पीछे कारण होते हैं जो अक्सर पिछले अनुभवों से जुड़े होते हैं। कमाल है। और आजकल जो थेरेपी वगैरह होती हैं, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, CBT तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कैसे? CBT का मूल सिद्धांत क्या है? वो ये मानता है कि हमारी भावनाएं और हमारे काम हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। अगर हमारे सोचने का तरीका नकारात्मक या बिगड़ा हुआ है, तो उससे हमें असहज भावनाएं जैसे चिंता, उदासी महसूस होंगी, और फिर हम ऐसे काम करेंगे जो शायद हमारे लिए ठीक ना हो। यानी विचार, भावना, क्रिया, एक चेन। बिल्कुल। और CBT में थेरेपिस्ट क्या करता है? वो व्यक्ति को उसके इन नकारात्मक या अतार्किक विचारों, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानने और उन्हें चुनौती देकर बदलने में मदद करता है। अच्छा, तो विचार बदल दिए? हाँ, विचार बदले तो भावनाएं बदलेंगी और फिर व्यवहार भी बदलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रतीत्य समुत्पाद की श्रृंखला में किसी एक कड़ी को तोड़ना या बदलना। जैसे अगर अविद्या यानी गलत समझ को ठीक कर दिया जाए, या तृष्णा यानी नुकसानदायक इच्छा पर काम किया जाए। सही। अगर आप चेन की शुरुआत या बीच की किसी कड़ी को बदल देते हैं, तो आगे का नतीजा यानी दुख भी बदल जाता है या कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्राचीन दर्शन और एक आधुनिक थेरेपी दोनों मन के अंदर चलने वाले कारण कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसका एक और बहुत क्रांतिकारी नतीजा निकलता है ना, स्व या सेल्फ के बारे में। हाँ, ये प्रतीत्य समुत्पाद का एक बहुत गहरा इम्प्लीकेशन है। क्या है वो? वो ये कि अगर सब कुछ दूसरी चीजों पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होता है और सब कुछ लगातार बदल रहा है, तो फिर कोई स्थायी, फिक्स्ड, अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा या सेल्फ जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। मतलब जो हम सोचते हैं कि मैं हूँ,
मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, वो कोई एक ठोस चीज नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में लगातार बदलते हुए शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक समूह मात्र है। रूप, शरीर, वेदना, अनुभव, संज्ञा, पहचान, संस्कार, मानसिक आदतें और विज्ञान, चेतना, इन 5 स्कंधों का एक प्रवाह है जो हर पल बदल रहा है। जैसे नदी का पानी, लगता है कि नदी वही है, लेकिन पानी तो हर पल नया बह रहा है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल वैसे ही हम एक चीज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। और क्या आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है? दिमाग में मैं कहाँ रहता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने सालों तक दिमाग में किसी एक सेंट्रल कंट्रोलर या सेल्फ के केंद्र को खोजने की कोशिश की है। और मिला? नहीं, ऐसा कोई एक स्पॉट दिमाग में नहीं मिला है जिसे हम मैं का ठिकाना कह सकें। तो फिर ये मैं होने का एहसास कहाँ से आता है? ऐसा लगता है कि हमारा स्व का अनुभव दिमाग के अलग अलग हिस्सों में एक साथ चलने वाली कई प्रक्रियाओं, हमारी यादों, हमारी शारीरिक संवेदनाओं, हमारी भावनाओं, हमारी भविष्य की योजनाओं, इन सब के एक जटिल और डायनामिक मिश्रण से बनता है। ये कोई एक चीज नहीं बल्कि एक कहानी है जो हमारा दिमाग लगातार खुद को सुनाता रहता है। और ये कहानी भी बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल, हमारे अनुभव बदलते हैं, हमारी यादें बदलती हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बदलते हैं, तो हमारा स्व का अनुभव भी बदलता रहता है। बुद्ध ने कहा था ना, जैसे आग ईंधन पर निर्भर करती है वैसे ही चेतना कारणों पर निर्भर करती है। हमारा तथाकथित स्व भी इन्हीं बदलते कारणों और स्थितियों का एक प्रवाह है, कोई स्थिर परमानेंट इकाई नहीं। तो ये पूरी समझ, ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये सिर्फ दुनिया को देखने का एक इंटेलेक्चुअल तरीका नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल मकसद भी है। हाँ बिल्कुल है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि बुद्ध के अनुसार ये दुख से मुक्ति पाने का एक व्यवहारिक नक्शा है। वो कैसे? देखिए, अगर दुख या हमारी परेशानियां कारणों की एक श्रृंखला से पैदा होती हैं, अविद्या से शुरू होकर, हाँ वो 12 कड़ियां। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस श्रृंखला के किसी भी कमजोर कड़ी को पहचान लें और उसे तोड़ दें या बदल दें तो पूरी श्रृंखला बाधित हो सकती है, दुख का चक्र रुक सकता है। जैसे अगर अविद्या यानी गलत समझ को ज्ञान से बदल दिया जाए, या तृष्णा यानी हानिकारक इच्छा को संतोष से। बिल्कुल, किसी भी कड़ी पर काम करके आगे के प्रभाव को बदला जा सकता है। बिल्कुल। यहीं पर ध्यान, मेडिटेशन और प्रज्ञा, विजडम का महत्व आता है। ये हमें इन कड़ियों को देखने और उन्हें बदलने की क्षमता देते हैं। ये तो बहुत एम्पावरिंग बात है। मतलब हम सिर्फ किस्मत या हालात के मारे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतीत्य समुत्पाद हमें यही बताता है कि हमारे अनुभव शून्य में पैदा नहीं होते, उनके पीछे कारण होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम उन कारणों को समझ लें तो हमारे पास उनमें हस्तक्षेप करने की, उन्हें बदलने की शक्ति आ जाती है। इसे आप आधुनिक व्यवहार थेरेपी से भी जोड़ सकती हैं। हाँ, जैसे मैंने CBT का उदाहरण दिया, वहां हम क्या करते हैं, हम उस विचार कारण को बदलते हैं जो नकारात्मक भावना प्रभाव पैदा कर रहा है। एक इनपुट बदलो और एक नया आउटपुट बनाओ। जैसे अगर किसी रेसिपी में नमक इनपुट ज्यादा हो गया तो डिश आउटपुट खराब हो गई। अगली बार नमक कम डालो, इनपुट बदलो तो डिश अच्छी बनेगी, आउटपुट बदलो। बिल्कुल सही उदाहरण। ठीक वैसे ही अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं, ये सब चेन की कड़ियां हैं, को समझकर और उनमें होशपूर्वक बदलाव लाकर हम अपने अनुभवों की गुणवत्ता, अपनी मानसिक शांति को बदल सकते हैं। ये हमें विक्टिम होने से बचाता है और हमें अपने जीवन का कर्ता बनाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक नियम को समझना, चाहे वो बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के जरिए हो या आधुनिक विज्ञान की नजर से, ये हमें खुद को और अपनी दुनिया को बदलने की एक अद्भुत शक्ति देता है। हाँ बिल्कुल, ये समझ हमें जिम्मेदारी देती है लेकिन साथ ही उम्मीद और क्षमता भी देती है। श्रोताओं के लिए कोई एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे इस पर? हाँ जरूर। अगली बार जब भी आप खुद को किसी मुश्किल भावना में फंसा हुआ महसूस करें, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो, चिंता हो या कोई तीव्र इच्छा हो, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस भावना या इस स्थिति के पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है। और फिर ये भी पूछें,
इस पूरे कारण कार्य की श्रृंखला में वो कौन सी कड़ी है, चाहे वो मेरा कोई विचार हो, कोई आदत हो या कोई बाहरी स्थिति हो, जिस पर मैं थोड़ा सा भी बदलाव ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। ये छोटा सा सवाल भी कभी-कभी हमें उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। बहुत बढ़िया। कारण को समझो और फिर उसे बदलने की कोशिश करो। बुद्ध और विज्ञान दोनों का यही संदेश है। अगली कड़ी में हम मन, भावनाओं और ध्यान यानी मेडिटेशन पर बुद्ध के विचारों को और गहराई से जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसे उनके ये सिद्धांत आज के मनोविज्ञान और मेंटल वेलनेस के लिए एक मजबूत नींव बने। तब तक के लिए सोचते रहिए।